जिसमें स्टेट साये की तरह नागरिक पर नजर रखता है, एक रहस्य की तरह उसके बेडरूम तक में हर पल रहता है, जिस रहस्य के डर से नागरिक करवटे तक नहीं बदलता, गुलाम की तरह सहमा रहता है। पेगासस पर्दाफाश के सामने आने के 2 दिनों के भीतर फ्रांस में जांच शुरू हो गई। भारत सरकार ने इसकी जांच क्यों नहीं की? केवल विपक्ष की साजिश बताती रही। गोदी मीडिया और हिंदी अखबारों ने इसका कवरेज ही डिटेल में नहीं किया ताकि जनता कुछ समझ ना सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है जो पेगासस जासूसी मामले से जुड़ी हुई है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में पेगासस जासूसी मामले में काफी गर्मा गर्म बहस हो चुकी है। जुलाई महीने में मानसून सत्र शुरू होने वाला था। वायर में पेगासस जासूसी कांड को लेकर खबर छप गई, जिसके लिए दुनिया के कई देशों के 80 पत्रकार कई दिनों से परिश्रम कर रहे थे। कुछ फोन के जासूसी होने की पुष्टि भी हुई और संभावित लोगों की जासूसी की सूची भी मिली, जिसमें आज के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के भी नाम हैं। इसके बाद भी आईटी मंत्री ने संसद में कह दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया तो विपक्ष पर आरोप लगा कि वह सदन चलाने नहीं देना चाहता है, जबकि विपक्षी नेताओं के फोन की जासूसी भी सामने आ गई थी। पेगासस देश पर, देश के इंस्टीट्यूशंस पर एक आक्रमण है, अटैक है। और हमने 3 सवाल पूछे थे। पेगासस को किसने खरीदा? क्योंकि पेगासस को कोई प्राइवेट पार्टी, इंडिविजुअल नहीं खरीद सकता है। पेगासस को सरकार ही खरीद सकती है, ये एक हथियार है। और हमने पूछा था सरकार में ऑथराइजेशन किसने दी, साइन ऑफ किसने किया। दूसरा हमारा सवाल था कि पेगासस किन किन लोगों पर डाला गया था, किन लोगों की टैपिंग की गई थी, किन के फोन इन्फेक्ट किए गए थे। क्योंकि एक लिस्ट है जिसमें चीफ जस्टिस का नाम है, सीईसी का नाम है, ऑपोजिशन के नेताओं का नाम है, बीजेपी के मंत्रियों का, एमपीज का नाम है, बहुत सारे एक्टिविस्ट का नाम है। तो हमने पूछा कि किन लोगों पर यूटिलाइज किया गया था। और आखिरी सवाल जो बहुत जरूरी सवाल है, क्या पेगासस का डेटा किसी और देश के पास भी था या सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार के पास? तब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि आप एक नया हल्फनामा दाखिल करके अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखिए। उस पर सरकार ने कहा कि हम कोई नया हल्फनामा दाखिल नहीं करेंगे क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, आपका जो जी में आए वो कीजिए। इस तरह की भाषा किसी भी सरकार ने आज तक सुप्रीम कोर्ट से नहीं की है। इस मामले पर आज 43 दिन के बाद में सुप्रीम कोर्ट एक 3 रुकनी कमेटी के साथ सामने आया है, जिसके अध्यक्ष होंगे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आरबी रविंद्रन, पूर्व आईपीएस आलोक जोशी, इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप ओबेरॉय और इसके अलावा 3 अन्य तकनीकी विशेषज्ञ होंगे, जिनके नाम है राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और डीन डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी, केरल के अमृता विश्वविद्यापीठम के प्रोफेसर डॉक्टर प्रभारन पी और आईआईटी बॉम्बे के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अश्विनी अनिल गुमस्ते। और अपने 46 पन्नों के फैसले में सरकार से कहा है कि हम हर चीज सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते। नेशनल सिक्योरिटी के आड़ में सरकार हर चीज नहीं छुपा सकती। लोगों की प्राइवेसी भी एक मूलभूत अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी जिक्र किया है कि केंद्र सरकार को कई मौके दिए गए, लेकिन केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल नहीं किया और जो कुछ कहा वो पूरी तरह अस्पष्ट था। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को भारी कवायद करनी पड़ी, बहुत मेहनत करनी पड़ी। अगर केंद्र सरकार इस मामले में रुख लेता तो कोर्ट को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। दरअसल कोर्ट को ये कमेटी बनाने में करीब 40 दिन का वक्त लग गया, क्योंकि बहुत सारे जो सदस्य थे जिनको अदालत चाहती थी कि वो शामिल हो, बहुत लोगों ने निजी कारणों से इनकार किया। कुछ लोगों ने कहा कि हितों का टकराव होगा और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वो विवाद में नहीं पड़ना चाहते। जिस सवाल से सरकार अपने आप को बचाना चाह रही थी कि क्या आपने पेगासस खरीदा है, क्या आपने पेगासस इस्तेमाल किया है, अब कोर्ट ने कहा है कि जो नई कमेटी है, कमेटी इस सवाल का जवाब ढूंढ के निकालेगी। और एक तरह से सबसे अहम पॉइंट यह है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस की भी जम के रक्षा की सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस किस्म की जो सर्वेलेंस है ये एक आज़ाद प्रेस पे जो है दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक चिलिंग इफेक्ट है। अगर पत्रकार अपने सोर्सेज के कॉन्फिडेंशियलिटी की रक्षा नहीं कर सकता तो जाहिर सी बात है कि जर्नलिज्म जो है, फ्री प्रेस, फ्री मीडिया हिंदुस्तान में फंक्शन नहीं कर पाएगा। कोर्ट ने सरकार की तमाम दलीलों को ठुकरा दिया।
साफ कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किसी की निजता का हनन नहीं किया जा सकता। देखिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही है। एक तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो ये इशू, जो सरकार हर मैटर में जहां सिटीजन्स के राइट का हनन होता है उसमें एक जुमले के तौर पे छोड़ देती है कोर्ट में, तो उन्होंने इसको कहा कि आपने कोई ठोस मटेरियल नहीं दिया हमें कि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का हनन कैसे होगा। और जब आप कोर्ट के सामने कोई भी जाता है तो ठोस मटेरियल देना होता है, तो उन्होंने इसलिए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के आर्गुमेंट को रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि अभी राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई मतलब नहीं बनता है। कोर्ट ने खुद कहा कि हम कंसर्न हैं बहुत राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, बट आप जेन्युइनली बताइए कि राष्ट्रीय सुरक्षा का किस पहलू पे इंपैक्ट होगा। अगर आप जेन्युइनली कोई मटेरियल के साथ बताइएगा तो हम ऑब्वियसली उस एस्पेक्ट में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ इसे एक जुमले के तौर पर छोड़िएगा और बिना किसी ठोस मटेरियल के, तो वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आम लोगों के फोन में सॉफ्टवेयर भेजकर बातचीत रिकॉर्ड करने का केवल मामला नहीं है। इस सॉफ्टवेयर से आपके फोन में फर्जी सबूत डालकर आपको हमेशा के लिए जेल में बंद किया जा सकता है। आपके फोन का कैमरा ऑन किया जा सकता है और देखा जा सकता है कि आप कहां क्या कर रहे हैं। सरल हिंदी में समझिए, आप नहा रहे हैं, सरकार देख रही है। आप कपड़े बदल रहे हैं, सरकार देख रही है। तो क्या आप कपड़े बदलेंगे और नहाएंगे, चाहेंगे कि सरकार देखती रहे? इसे कहते हैं निजता का उल्लंघन, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। जो ये मामला आगे बढ़ेगा, इससे सरकार की नींदें हराम होगी और सरकार मुश्किल में घिरती हुई नजर आएगी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये मामला भी राफेल मामले की तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, मगर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के विरुद्ध में जाकर एक डिसीजन लिया है, वो सरकार के होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। आप अपनी राय इस मामले में कमेंट करके हमको बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि जनता की बात जनता तक पहुंच सके। हम आइंदा आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।